अब तक हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड मटेरियल की कई प्रॉपर्टीज को स्टडी कर लिया हुआ है। उनमें से जैसे एक रेजिस्टेंस स्टडी किया हुआ है हमने, एक रेसिस्टिविटी स्टडी किया हुआ है, एक हमने कंडक्टेंस स्टडी किया हुआ है और एक कंडक्टिविटी को स्टडी किया हुआ है। तो रेसिस्टेंस कैपिटल आर और रेसिस्टिविटी जिसे हमने रो से रिप्रेजेंट किया था, इनके बीच आपस में एक रिलेशन भी हमने फाइंड किया हुआ था। आप सभी बच्चों को याद होगा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, या अगर मैं रेसिस्टिविटी की वैल्यू पूछूं तो आप बताएंगे आर ए अपॉन एल। अब कभी कभी एग्जामिनेशन में इनसे रिलेटेड आपको नॉलेज है या नहीं है, या कितना नॉलेज है, ये टेस्ट करने के लिए इन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शनल में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं आपके, और क्लास 12th में भी इसके क्वेश्चंस आते हैं। किस तरह के क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं? तो मैंने यहां पर लिख के रखा है कि किसी चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर देने पर उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। देखिए मैंने यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है, खींचकर। एक कंडक्टर है हमारे पास, उस कंडक्टर को हम पकड़ते हैं और पकड़कर उसको खींच देते हैं और उसकी लंबाई बढ़ाकर पहले प्रारंभिक लंबाई की n गुनी कर देते हैं, तो उसका नया प्रतिरोध कितना होगा। इस टाइप का क्वेश्चन वो आपको देते हैं। देखिए मैं यहां पर दो प्रकार की सिचुएशंस का जिक्र करूंगा, उनको आपको बहुत अच्छे से समझना है और यह समझना है कि उनमें से आप जो भी चीजें कांस्टेंट हैं या जो वेरिएबल्स हैं, क्या आप उनको पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं। तो मैं आपको दोनों सिचुएशंस अलग अलग बताता हूं, आप ध्यान से सिचुएशंस को सुनिएगा। पहली सिचुएशन पे मैंने क्या किया कि हमने एक कंडक्टर का एक सैंपल लिया और वो सैंपल है हमारे पास 5 सेंटीमीटर का। 5 सेंटीमीटर का कंडक्टर हमारे पास एक सैंपल है। हमने इस सैंपल को हटा दिया, इसकी जगह एक दूसरा सैंपल लेके आए 10 सेंटीमीटर का, वैसा ही सैंपल लेकिन 10 सेंटीमीटर लेंथ थी, और जो पहले हमारे पास सैंपल था उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर थी। अब बताइए दोनों में किस चीज का परिवर्तन हुआ, किस चीज का चेंज हुआ। तो पहले जो सैंपल लिया उसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर थी, बाद में हमने जो सैंपल लिया उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। एरिया पहले वाले का और बाद वाले का दोनों का सेम, ठीक है, लेकिन दोनों के किस चीज में डिफरेंस है, दोनों की केवल लेंथ में डिफरेंस है। पहले वाला 5 सेंटीमीटर और जो बाद में दूसरा सैंपल हमने लिया वो 10 सेंटीमीटर का लिया, ठीक है, तो दोनों की लेंथ में डिफरेंस है ना, एरिया में डिफरेंस नहीं है। अब थोड़ा इसको दूसरा आप सिचुएशन देखिए, दूसरी कंडीशन में आपको बताता हूं, उसको देखिए। ये मेरे पास एक 5 सेंटीमीटर का कंडक्टर है। अब मैं इसको बदलता नहीं हूं, इसी को मैं एक साइड में पकड़ता हूं और ऐसे खींचकर इसकी लेंथ में 10 सेंटीमीटर कर देता हूं। 5 सेंटीमीटर का सैंपल है, खींचकर हम इसकी लेंथ को 10 सेंटीमीटर कर देते हैं। अब बताइए कौन सी चीज इसमें कांस्टेंट है और कौन सी चीज वेरिएबल है। तो जब आप खींच के बड़ा कर देंगे तो आप मुझे बताइए लेंथ का क्या हुआ, चेंज हुई या नहीं हुई। वो तो हम बोल ही रहे हैं कि लेंथ को खींचकर हम 10 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं, तो लेंथ तो चेंज हो गई, ठीक है। एरिया चेंज हुआ कि नहीं हुआ, एरिया के बारे में बात करिए जरा और सोचिए कि एरिया बदलेगा या नहीं बदलेगा। मैं आपको बता देता हूं कि जब आप किसी कंडक्टर को पकड़कर खींच देंगे तो जब लेंथ इसकी बढ़ जाएगी तो तार पहले से ज्यादा पतला भी तो हो जाएगा, और अगर पतला हो जाएगा तो एरिया का क्या हुआ, एरिया कम हो जाएगा। तो याद रखें पहली सिचुएशन जो मैंने बताई थी उसमें क्या किया था, पहले 5 सेंटीमीटर का सैंपल लिया
उसको हटा के उसकी जगह 10 सेंटीमीटर का सैंपल लिया, जिसमें केवल लेंथ बढ़ी थी, एरिया में इफेक्ट नहीं आया था, एरिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन इस बार हमने क्या किया कि हमारे पास 5 सेंटीमीटर का एक सैंपल था, हमने उसको पकड़ा, पकड़ करके खींचकर उसकी लंबाई को 10 सेंटीमीटर कर दिया। इस बार लेंथ इस बार भी बढ़ गई, लेकिन इस बार एरिया में प्रभाव पड़ गया। तो जब तार को, एक ही तार को, उसी तार को पकड़कर खींचकर आप छोड़ देंगे तो तार लंबा तो हो जाएगा, लेकिन तार बीच में पतला जरूर हो जाएगा, और पतला हो जाएगा इसका मतलब एरिया उसका पहले से कम हो जाएगा। तो ये दोनों सिचुएशंस अलग अलग याद रखिए। और देखिए, जब आप तार को खींच देते हैं, उसकी लेंथ डबल कर दें, n टाइम्स कर दें, कुछ भी कर दें, जब आप तार को खींचते हैं तो लेंथ क्या हुई, मैं यहां पर नोट कर देता हूं सारी चीजों में क्या होता है। लेंथ क्या होगी, चेंज हो जाएगी, खींच रहे हैं ना, लेंथ चेंज हो जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, रो की बात करिए, रो यानी कि रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी की बात करिए, जिसे आप रो से रिप्रेजेंट करते हैं। चेंज होगा या नहीं चेंज होगा, सोचिए, आपने वही मटेरियल लिया, उसको खींचकर बस छोड़ दिया है आपने, और आपको याद होगा रेसिस्टिविटी यानी कि जो रो है, इट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन द मटेरियल। तो जब आपने कंडक्टर को खींचा तो क्या आपने इसका मटेरियल चेंज किया? मटेरियल चेंज नहीं किया, मटेरियल चेंज नहीं हुआ, इसलिए रेसिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। नो चेंज, कोई परिवर्तन रेसिस्टिविटी में नहीं आएगा। मैं कब की बात कर रहा हूं, जब एक कंडक्टर को खींचकर उसकी लंबाई आप n गुनी कर रहे हैं तो रेसिस्टिविटी में कोई चेंज नहीं। कंडक्टर के वॉल्यूम के बारे में बताइए, उसके आयतन के बारे में बात करिए। आयतन बदला क्या? आयतन भी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि हमने तार को सिर्फ खींचा हुआ है, ना तो उसमें अलग से कोई मटेरियल लगाया है, हमने अलग से कोई मटेरियल ऐड नहीं किया उस पे, इसलिए वॉल्यूम में भी नो चेंज। मास की बात करिए, द्रव्यमान का क्या होगा? द्रव्यमान चेंज होगा क्या? तो मैं अभी बात कर रहा हूं कि वायर को पकड़कर हमने सिर्फ स्ट्रेच कर दिया है, उसको ड्रॉ कर दिया हुआ है, हमने उसमें कोई भी मटेरियल एक्स्ट्रा अलग से ऐड नहीं किया हुआ है, इसलिए मास भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज। तो इतनी सारी चीजें, कौन सी चीजें कांस्टेंट हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं, अगर आपको ये बात समझ में आ जाती है तो कैलकुलेशन बेहद आसान होगा। तो चलते हैं, अब कैलकुलेशन करते हैं जरा हम इसका। ये फॉर्मूला तो आपको याद ही है, तो मान लेते हैं छोटी सी चीजें। माना चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध, माना चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध R1, चालक तार का प्रारंभिक क्षेत्रफल A1, चालक तार का प्रारंभिक लंबाई L1, इतनी सारी चीजें हमने मान ली। माना चालक तार के पदार्थ का, माना चालक तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, या जिसे आप प्रतिरोधकता कहते हैं, रेसिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध रो है। तब चालक तार का प्रतिरोध R1 की वैल्यू कितनी होगी? इस कंडीशन के लिए R1 की वैल्यू, R का फॉर्मूला क्या है? रो L अपॉन A। तो R1 की वैल्यू क्या होगी? थोड़ा सा सोचिए। R1 की वैल्यू होगी
रो इंटू L1 अपॉन A1 एंड लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। रो में 1 क्यों नहीं लगा? क्योंकि रो आप खींच भी दोगे तो चेंज नहीं होगा। आप देखें, नो चेंज, इट विल रिमेन कांस्टेंट, सो वी हैव नॉट अप्लाई हियर 1 और 2। अब चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई n कर दी गई। अब चालक तार की अंतिम लंबाई या चालक तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाती है। हमने चालक तार को पकड़ा और उसको खींच दिया ऐसे, और लंबाई कितने गुना बढ़ा दी? n। इसका मतलब अगर लंबाई पहले L1 थी तो अब बाद वाली लंबाई n इंटू L1 हो जाएगी। माना चालक तार की अंतिम लंबाई L2, और ये L2 की वैल्यू बराबर किसके हो जाएगी? क्योंकि लंबाई को आपने n गुना कर दिया है ना, तो पहले अगर लंबाई L1 थी तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी? n इंटू L1 हो जाएगी, n इंटू L1। तो अंतिम लंबाई हमने L2 मानी और जरूरत पड़ने पर उसकी जगह पर हम n इंटू L1 नोट कर देंगे, लिख देंगे। माना चालक तार का अंतिम क्षेत्रफल, अभी आपने देखा जब खींचेंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा। तो पहले अगर A1 था तो अब एरिया हमने मान लिया A2 हो जाएगा। माना चालक तार का अंतिम प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध था R1, अंतिम प्रतिरोध मैं मान लेता हूं R2। रही बात विशिष्ट प्रतिरोध की, तो क्योंकि हमने तार को सिर्फ खींचा है, मटेरियल चेंज नहीं किया, तो रो वही रहेगा जो पहले था, इसलिए R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देयरफॉर R2 विल बी इक्वल टू, हम अंतिम प्रतिरोध निकालना चाहते हैं तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रो इंटू L2 अपॉन A2। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये प्रारंभिक प्रतिरोध है, ये अंतिम प्रतिरोध है। हाँ, इसमें एक चीज जो हमें पहले ही कर लेना चाहिए या आप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कि हमने क्या देखा था कि आयतन इसका बदला नहीं था, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया था। इसका मतलब ये है कि जो प्रारंभिक आयतन है वो अंतिम आयतन के बराबर बना रहेगा। मैं इसको यहां पर कर देता हूं, यहां पर लिख देंगे, क्योंकि तार को खींचने में उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि तार को खींचने में उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए प्रारंभिक आयतन बराबर अंतिम आयतन। ठीक है, प्रारंभिक आयतन बराबर अंतिम आयतन। इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि तार को खींचने में उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता।
अब आयतन कैसे निकालेंगे? जो कंडक्टिंग वायर होती है उसका शेप तो सिलिंड्रिकल होता है, बेलनाकार होता है। उसके आयतन के लिए आधार का क्षेत्रफल गुणे तार की लंबाई लगाएंगे। प्रारंभिक आयतन, प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक क्षेत्रफल गुणे प्रारंभिक लंबाई। अंतिम आयतन के लिए अंतिम क्षेत्रफल गुणे अंतिम लंबाई, अंतिम क्षेत्रफल A2 इंटू अंतिम लंबाई L2। ठीक है, यहां से आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें। हम यहां से निकाल लेते हैं, L1 उधर भेज दो, A2 इधर लेते आओ। Therefore A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। और एक चीज यहां देख सकते हैं, L2 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं? L1 NL1। तो L2 की जगह मैंने लिख दिया NL1 अपॉन L1 की जगह पर L1। L1 से L1 कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या बचेगा? N बचेगा। तो A1 अपॉन A2 की वैल्यू भी N आ जाएगी, L2 अपॉन L1 की वैल्यू भी N के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इतना हमने कर लिया। हमें तो नया प्रतिरोध क्या होगा? नया मीन्स अंतिम प्रतिरोध कितना होगा? हमें तो R2 फाइंड करना है। उसके लिए हम एक काम कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड R2, 1 का लेफ्ट हैंड साइड R1। दिस इज R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, ये अपॉन ये करेंगे, इसमें रो से रो तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बचेगा? L2 अपॉन A2, L2 अपॉन A2 अपॉन L1 अपॉन A1। ठीक है, इस तरह से आप फिर से एक बार चेक कर ले। R2 अपॉन R1 करना है ना, तो रो से रो तो कैंसिल हो जाएगा। L2 अपॉन A2 न्यूमरेटर में बचेगा, L1 अपॉन A1 डिनोमिनेटर में बचेगा। अब इसे और थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आप तो जानते हैं, जब दो फ्रैक्शंस आपस में एक दूसरे के साथ फिर से एक मिलकर एक फ्रैक्शन बनाती हैं, तो उनको कैलकुलेट करने के लिए ऊपर वाली फ्रैक्शन को तो हम ज्यों का त्यों रख देते हैं, नीचे वाली फ्रैक्शन को पलट के मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो इसको पलट जाएगा तो ये हो जाएगा A1 अपॉन L2 अपॉन A2, ये हो जाएगा A1 अपॉन L1। मीन्स वी कैन ऑल्सो राइट इट एज R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2। इस तरह से ये R2 अपॉन R1 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम, क्योंकि यहां पर पहले A1 अपॉन A2, L2 अपॉन L1 हम इसकी वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, तो हम चाहें तो इनकी जगहों पर उनकी वैल्यूज अप्लाई कर देंगे। Therefore R2 upon R1 will become L2 upon L1. What is L2 upon L1? So L2 upon L1 is equal to N. So in place of L2 upon L1 we can write N here multiplied by A1 upon A2. And please see here the value of A1 upon A2 is also N. So we can write here also N. Now you can multiply them. R2 is equal to N multiplied by N will become N square, और ये R1 उधर चला जाएगा तो ये वैल्यू आ गई N स्क्वेयर R1। इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ आप देख सकते हैं, R2 कंडक्टर का फाइनल रेसिस्टेंस है, नया प्रतिरोध है, अंतिम प्रतिरोध है। R1 कंडक्टर का जो पुराना था इनिशियल रेसिस्टेंस है। अब आप देखें कि जो अंतिम प्रतिरोध है वो पुराने प्रतिरोध का N स्क्वायर टाइम्स हो गया है। और N क्या था? N गुनी लंबाई कर दी थी ना आपने खींच करके उसको, तो आपने सैंपल बदल करके उसकी लंबाई N गुनी नहीं की थी,
आपने कंडक्टर को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी थी। तो अब कितना आसान रहा, हमें एक चीज समझ में आ गई कि अगर किसी भी कंडक्टर को हम खींच करके उसकी लेंथ को n टाइम्स कर देंगे तो उसका जो न्यू रेसिस्टेंस होगा दैट विल बी n स्क्वायर टाइम्स इनिशियल रेसिस्टेंस। प्रारंभिक प्रतिरोध का n स्क्वायर गुना हो जाएगा। मींस अब आप मुझे बताइए कि अगर एक कंडक्टिंग वायर है मेरे पास और उसको खींच कर मैं उसकी लेंथ को डबल कर देता हूं, डबल 2 टाइम्स कर देता हूं मैं इसकी लेंथ को, सो प्लीज टेल मी व्हाट विल बी इट्स न्यू रेसिस्टेंस। अगर डबल कर देंगे तो n की जगह 2 लिख दीजिए, 2 का क्या करेंगे स्क्वायर, तो यहां कितना आ जाएगा 4। इट मींस जो नया रेसिस्टेंस होगा वो पुराने रेसिस्टेंस का 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं वायर को खींच कर उसकी लेंथ 3 टाइम्स कर देता हूं, 3 गुना कर दूंगा, तो बताइए नया प्रतिरोध का क्या होगा। नया प्रतिरोध पुराने प्रतिरोध का 3 स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। मींस 3 स्क्वायर 9 टाइम्स हो जाएगा। आई होप कि अब आपको समझ आ रहा होगा ये। अगर आप तार को खींच कर लेंथ 4 टाइम्स कर देंगे, 4 गुना कर देते हैं लेंथ, तो प्रतिरोध का क्या होगा, जो नया प्रतिरोध होगा वो पुराने प्रतिरोध का 16 गुना, 4 टाइम्स किया है ना आपने, तो 4 स्क्वायर कर लीजिए, 4 स्क्वायर 16 गुना उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, 16 गुना उसका रेसिस्टेंस हो जाएगा। अगर खींचकर आप 10 टाइम्स उसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं, 10 टाइम्स, सो इट्स न्यू रेसिस्टेंस विल बी 100 टाइम्स द इनिशियल रेसिस्टेंस, 100 गुना बढ़ जाएगा। अब इस पर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस आते हैं और वहां पर उन क्वेश्चंस का जवाब आपको केवल 2 to 3 सेकेंड्स में देना होता है। जैसे वहां पर एक क्वेश्चन आएगा कि एक चालक तार का प्रारंभिक प्रतिरोध है 10 ओम, उसको खींचकर उसकी लंबाई हमने 5 गुना बढ़ा दी, 5 गुना कर दी जाती है लंबाई खींचकर, तो नया प्रतिरोध बताइए। पहले प्रतिरोध कितना था 10 ओम, तो इनिशियल रेसिस्टेंस R1 की जगह पे क्या आया 10, 10। आपने लंबाई खींचकर लंबाई बढ़ा कितनी दी है 5 गुना, तो n की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 5। अब n की जगह 5 करोगे तो 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, कितना बना 25, 25 गुणे 10 करोगे 250। इट मींस द फाइनल रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर विल बी 250 ओम। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, एग्जामिनेशन में भी ऑप्शनल में आते हैं और कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं, कैलकुलेट करने के लिए भी आ सकते हैं एग्जाम में, तो ये आपका तरीका होगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बात मैं और यहां पर बताता हूं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चों को आना चाहिए। क्या, मैं इसको साफ करता हूं और आपको वो चीज बता देता हूं, आप ध्यान से देखिए। अभी तो हमने इसका रिलेशन लेंथ से निकाला है, हम चाहें तो इसका रिलेशन एरिया से, रेडियस से, डायमीटर से, सबसे निकाल सकते हैं। कैसे, आप जरा ध्यान से देखिए। जब आप यहां पर पहुंचे R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2, जरा गौर करके देखें। Because R2 upon R1 is equal to L2 upon L1 into A1 upon A2। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से देखें। इससे पहले हम लोग जब ये कर रहे थे इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, उस समय हमें एक रिलेशनशिप फाइंड हुई थी, हमने एक रिलेशनशिप फाइंड आउट की थी। हालांकि हमारे इस क्वेश्चन के मुताबिक इसकी वैल्यू n और A1 अपॉन A2 की वैल्यू भी n थी, लेकिन अगर हम ये छोड़ दें कुछ देर के लिए तो A1 अपॉन A2 L2 अपॉन L1 के बराबर है। ऐसी सिचुएशन पे हम
L2 अपॉन L1 लिखे रहेंगे। A1 अपॉन A2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, देखो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1। L2 अपॉन L1 मीन्स R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 होल स्क्वेयर। अब आप देख सकते हैं फाइनल रेसिस्टेंस ऊपर है तो फाइनल लेंथ का स्क्वायर भी ऊपर है, इनिशियल रेसिस्टेंस नीचे है तो इनिशियल लेंथ का स्क्वायर भी नीचे है। अब फाइनल रेसिस्टेंस ऊपर तो फाइनल लेंथ का स्क्वायर भी ऊपर। ये किस प्रकार का रिलेशन है, जिसमें फाइनल रेसिस्टेंस ऊपर तो फाइनल लेंथ भी ऊपर आ रही है, इनिशियल रेसिस्टेंस नीचे तो इनिशियल लेंथ का स्क्वायर भी नीचे आ रहा है। तो ये कौन सा रिलेशन है, ये अनुक्रमानुपात का रिलेशन है, प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन है यहां पर। सो वी कैन राइट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वेयर। ओके, इट मींस लंबाई अगर आप n गुनी कर देंगे तो जितने गुनी आप लंबाई को कर देंगे उतने ही टाइम उतने स्क्वायर के हिसाब से रेसिस्टेंस इसका बढ़ जाया करेगा। तो एक ये फॉर्मूला भी आप समझ सकते हैं, एक ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वेयर। आप जितनी गुनी लंबाई कर देंगे उतना ज्यादा गुना रेसिस्टेंस इसका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे शर्त हमारी वही है कि हमने तार का सैंपल चेंज नहीं किया है, उसी कंडक्टर को खींच कर हमने उसमें चेंज किए हुए हैं। और एक चीज देखिए आप जरा सा, एक तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, दूसरा मैं चाहूं तो अभी मैंने A1 अपॉन A2 की जगह पर L2 अपॉन L1 लिखा है। अगर मैं चाहूं तो L2 अपॉन L1 की जगह पर भी तो A1 अपॉन A2 लिखा जा सकता है। उस समय क्या होगा, अब R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 की जगह पर L2 अपॉन L1 की जगह पर A1 अपॉन A2 कर देंगे। ये हमने कर दिया A1 अपॉन A2 L2 अपॉन L1 की जगह पर, और जो A1 अपॉन A2 ऑलरेडी यहां लिखा है उसको तो हम लिखा ही रहने देंगे। इस तरह से R2 अपॉन R1 की बेटा कितनी वैल्यू बन जाएगी, इस तरह से R2 अपॉन R1 की वैल्यू बन जाएगी A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप देखें A1 इंटू A2 A1 स्क्वायर, A1 इंटू A1 A1 स्क्वायर, A2 इंटू A2 A2 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, चालक तार का अंतिम प्रतिरोध ऊपर लेकिन अंतिम क्षेत्रफल का स्क्वायर इधर नीचे है। थोड़ा सा चेक करिए, यहां पर अंतिम प्रतिरोध ऊपर तो अंतिम लंबाई का स्क्वायर भी ऊपर, अनुक्रमानुपात का रिलेशन था। यहां पर अंतिम प्रतिरोध ऊपर है लेकिन अंतिम क्षेत्रफल का स्क्वायर नीचे है इस साइड में। यहां पर कौन सा रिलेशन मिल रहा है आपको, एरिया के स्क्वायर का विलोमानुपात में मिल रहा है रिलेशन आपको, ठीक है। तो एक तो ये रिलेशन R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इसका होल स्क्वायर। और छोटी सी एक चीज देखिए, हाँ A1 अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है प्रारंभिक, A2 अनुप्रस्थ काट का अंतिम क्षेत्रफल है। अगर मैं क्षेत्रफल को रेडियस के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं तो कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, सर्कुलर, वृत्ताकार होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं A1 की जगह लिखूंगा पाई R1 स्क्वायर, A2 की जगह लिखूंगा पाई R2 स्क्वायर, फिर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा उसका, R1 स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा R1 अपॉन R2 टू द पावर 4 बन जाएगा ये।
आप चेक करिए जरा फिर से, A1 की जगह पर आप क्या लिखेंगे, पाई R1 स्क्वेयर, A2 की जगह पाई R2 स्क्वेयर, पाई से पाई कैंसिल, R1 स्क्वेयर में ये होल स्क्वायर भी तो लगा रहेगा, तो R1 टू द पावर 4 अपॉन R2 टू द पावर 4। रेडियस को अगर मैं डायमीटर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करूं तो डायमीटर, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2, तो R1 की जगह D1 अपॉन 2, R2 की जगह D2 अपॉन 2, अपॉन 2 से अपॉन 2 कैंसिल, तो D1 अपॉन D2 टू द पावर 4, वेयर D1 एंड D2 आर द इनिशियल एंड फाइनल डायमीटर्स ऑफ कंडक्टिंग वायर। तो ये भी रिलेशन है, आपको याद रखना है। अब इस रिलेशन से देखिए, यहां पर R2 अपॉन R1 का ये रिलेशन भी था, और उसके एरिया के टर्म्स में, रेडियस की टर्म्स में, डायमीटर के टर्म्स में, ये सब फॉर्मूले यहां पर लिखे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं सारे के सारे रिलेशन एक साथ एक लाइन पे रिप्रेजेंट करके आपको दिखा दूं, इसलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं। और आगे से हमेशा याद रखिए दैट R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 होल स्क्वेयर R1 अपॉन R2 पावर 4 इज इक्वल टू D1 अपॉन D2। डायमीटर से आप चाहे कैपिटल D वगैरह यूज कर सकते हैं, व्यास पावर 4। इस तरह से रेसिस्टेंस प्रारंभिक और अंतिम प्रतिरोधों में इतने सारे रिलेशनशिप आपको फाइंड हो सकते हैं। हमने जो क्वेश्चन लिया था उसमें हमने सिर्फ लंबाई को n गुना किया था, तो अगर आप लंबाई देखें तो लंबाई के साथ अनुक्रमानुपात के वर्ग का रिलेशन है। तो जब बात केवल लंबाई की होगी कि कंडक्टर की लंबाई को खींचकर उसकी लंबाई n गुनी कर दी जाती है, तो उसका नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो उसके लिए डायरेक्ट आप स्क्वायर का अनुक्रमानुपात में उसकी वैल्यू चेंज होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं कि अगर हम लेंथ डबल कर देते हैं तो रेसिस्टेंस का क्या होगा, अनुक्रमानुपात में है, तो लेंथ डबल कर देने से 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, रेसिस्टेंस 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा रेसिस्टेंस। अगर इसी में मैं बोलता हूं कि मैं तार को तब तक खींचता हूं जब तक उसका एरिया डबल नहीं, एरिया जब आप तार को खींचेंगे तो एरिया कम हो जाएगा, लंबाई बढ़ेगी ना तो एरिया कम हो जाएगा। हमने माना कि हमने तब तक तार को खींचा जब तक उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा नहीं हो गया, 1/2 हो जाता है, तब तक हम उसको खींचते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर आप यहां पर एरिया के साथ कैसा रिलेशन है इसका, मैं सबको यहां पर लिख देता हूं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वेयर, बट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वेयर, क्योंकि R का 2 ऊपर है, यहां A का 2 नीचे है, तो एरिया के वर्ग के विलोमानुपाती है। रेडियस से कैसा, रेडियस की पावर 4 के विलोमानुपाती है। डायमीटर से क्या रिलेशन, डायमीटर की पावर 4 के विलोमानुपाती है। इनकी मदद से आप बहुत जल्दी आंसर बता सकते हैं। अगर मैं किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर देता हूं तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 2 गुना करेंगे 2 का स्क्वायर कर लीजिए, 4 गुना बढ़ जाएगा प्रतिरोध। और जब आप लंबाई खींच के दुगनी करेंगे तो एरिया का क्या होगा, एरिया तो आधा हो जाएगा ना। तो अगर मैंने मान लिया कि तार को हमने तब तक खींचा जब तक उसका एरिया डबल नहीं हो जाता, हाफ नहीं हो जाता, 1/2, तो फिर R का मान क्या होगा। तो इस बार क्योंकि लेंथ की जानकारी नहीं दी गई है, एरिया के रिस्पेक्ट में हमें सॉल्व करना है, तो ये वाला रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। आप एरिया की जगह 1/2 लिखेंगे क्योंकि आधा कर दिया हमने, स्क्वायर किया 1/4, पलट जाएगा नंबर, ऊपर 4 आ जाएगा, इसका मतलब प्रतिरोध उस समय कितना हो जाएगा, 4 गुना उस समय भी हो जाएगा। तो ठीक तो है, लंबाई डबल कर दी, एरिया हाफ हो गया, प्रतिरोध 4 गुना हो गया, इसमें भी 4 हो रहा था, इसमें भी 4 गुना हो रहा था।
लेकिन अगर ये कह देते हैं कि तार को हम तब तक खींचते हैं जब तक कि उसकी रेडियस 1/2 नहीं हो जाती। थोड़ा ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा। अगर ये बोला गया कि कंडक्टर को हम तब तक खींचते हैं जब तक कि उसकी रेडियस 1/2 नहीं हो जाती, तब नया प्रतिरोध बताइए। तो अगर रेडियस 1/2 करेंगे तो 1/2 की घात 4 करिए जरा, 1/16, फिर 1/16 पलट के ऊपर गया तो यहां पर क्या आएगा 16। उस समय जो नया प्रतिरोध होगा वो पुराने प्रतिरोध का 16 गुना हो जाएगा। याद रख लीजिए ये चीज कि अगर आप कंडक्टर को तब तक खींच रहे हैं जब तक उसकी रेडियस हाफ नहीं हो जाती है, त्रिज्या आधी नहीं होती। मैं क्षेत्रफल और लंबाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं त्रिज्या की बात कर रहा हूं। जब तक त्रिज्या आधी नहीं हो जाती है तो उस समय नया प्रतिरोध क्या होगा। तो आप जैसे ही 1/2 लिखेंगे पावर 4 करना पड़ेगा, 1/16, 16 ऊपर चला जाएगा, रेसिस्टेंस 16 गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरह से चाहे लंबाई से रिलेशन दे दे, एरिया को पूछ ले आपसे एरिया के संबंध में, रेडियस के रिलेशन में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, या व्यास के संबंध में आपसे क्वेश्चन पूछ ले, आप इन्हीं पर सारे क्वेश्चंस अपने सॉल्व करते रहेंगे। और अधिकतर वैसे ज्यादातर तो लंबाई का ही पूछते हैं कि लंबाई इतनी गुनी कर देने पर नया प्रतिरोध क्या होगा। तो आप सब समझ गए, यहां से सारे कैलकुलेशंस निकालते रहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी आपको ये सब कुछ मिलेगा वहां पर। तो अगर आपको ये अच्छे से तैयार होगा तो विद इन 2 to 3 seconds यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन, और यही हमको एग्जामिनेशन में चाहिए। तो आज हमने देखा कि अगर किसी भी कंडक्टर को हम सैंपल चेंज नहीं करते, मैंने 2 सिचुएशन शुरू में ही आपको बताई थी। एक में सैंपल चेंज करके भी हम लेंथ बढ़ा सकते हैं लेकिन इसमें एरिया चेंज नहीं होगा, और दूसरी सिचुएशन हम खींच करके उसकी लेंथ n टाइम्स इंक्रीज कर देंगे। तो कौन कौन सी क्वांटिटीज बदल जाएंगी, कौन सी नहीं बदलेंगी, ये सब कुछ हमने यहां पर देखा, और उनसे किस तरह से रेसिस्टेंस रिलेटेड रहेगा ये भी हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। एंड आई होप कि आपको समझ में भी आ गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लेंथ अगर n गुनी करते हैं तो प्रारंभिक प्रतिरोध का n² गुना हो जाएगा अंतिम प्रतिरोध जो होगा। तो आज बेटा हम लोग अपनी फिजिक्स की क्लास में इतना ही रख लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके बेसिस पर लग जाएंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी मटेरियल की जो रेसिस्टिविटी होती है, किसी कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है, उस पर टेम्परेचर से क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी का क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको स्टडी करेंगे। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।